हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। हमने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था, जब हमने एक पार्टिकल को फेंका था फ्रॉम द ग्राउंड। तो उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? देखो, यहां हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था और जब ये वापस यहां टकराएगा, तो इसको कितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये है पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। जब ये फिर से टकराएगा तो इस बीच जो टाइम गुजरा उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या? टोटल टाइम ऑफ जर्नी होता है। दिस इज टोटल टाइम ऑफ जर्नी। अब इसको करने का तरीका क्या है? देखो, जब हमने पार्टिकल को फेंका था तो हमने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी, लेट्स सपोज इधर की तरफ u, और ये एंगल बन रहा था हमारा थीटा। कल का लेक्चर याद करो। अब इसके कंपोनेंट देख लो। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, दिस इज ux, और हमें पता है ये होता है u cos ऑफ थीटा। और ये वाला जो है दिस इज uy, और ये होता है u sin ऑफ थीटा, है ना? ओके। अब हमें पता है जब पार्टिकल को हम यहां से फेंकेंगे और जब पार्टिकल वापस टकराएगा तो इस बीच जो y डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, है ना? तो अगर मैं लिखूं y इक्वेशन लिखूं तो लिखा जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। और मैं चाहता हूं मैं कहां से कहां सॉल्व करूं इसको, फ्रॉम ओ टू ए, जहां हमने इसको फेंका टू द पॉइंट जहां ये टकराया। तो हमें पता है y डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या हो जाएगी? जीरो। और टाइम ऑफ फ्लाइट तब हमें निकल आएगा। तो y क्या आएगा बच्चे? y आएगा जीरो इज इक्वल टू व्हाट इज यू वाई? दिस इज u sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इसी के बराबर है। टाइम को हम लिखेंगे कैपिटल T, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब देखो ए वाई, नीचे की तरफ जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस जी, ऐसे होता है माइनस जी। तो लिखा जाएगा माइनस जी बाई टू कैपिटल T स्क्वायर। देखो नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक, ये वाली जो है इट्स क्वाड्रेटिक इन टाइम। तो अगर हम एक टाइम को बाहर निकाले, अगर यहां पे एक टाइम को बाहर निकाले तो क्या बचेगा बच्चे? अंदर बचेगा u sin थीटा माइनस जी टी बाई टू, अरे यही बचेगा माइनस जी टी बाई टू, यही जीरो के बराबर है। अब देखो, अब इसको जीरो होने के लिए या तो टाइम को जीरो होना पड़ेगा, और ये वाली क्वांटिटी u sin थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई टू शुड बी जीरो। इंप्लाइज यहां जो बच्चे टाइम आएगा वो आएगा 2u sin थीटा बाई जी। ये अब देखो, हमें टाइम के दो सॉल्यूशन मिले हैं। t इज इक्वल टू जीरो पे भी पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट क्या था? जीरो। तो दैट इज द पॉइंट जहां हमने पार्टिकल को फेंका था। उसके बाद हमें टाइम और एक मिला 2u sin थीटा बाई जी, फिर से हमें ये टाइम मिला और उस टाइम पे भी y डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो ये वाला टाइम किसको करस्पॉन्ड करेगा? इस वाले पॉइंट को, क्योंकि दो सॉल्यूशन हमें आए हैं। एक सॉल्यूशन था t इज इक्वल टू जीरो, दैट इज दिस पॉइंट जहां हमने इसको फेंका था, और दूसरा टाइम है 2u sin थीटा बाई जी। ये वो वाला टाइम है जब ये टकराएगा इस ग्राउंड को, फिर से जब टकराएगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा, है ना? ओके, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चे, 2 व्हाट इज u sin थीटा? इट इज नथिंग, इट इज 2uy बाई जी, ऐसे। अब मोशन इन 1D याद करो। अगर एक पार्टिकल को हम नीचे से ऊपर फेंकते थे फिर वापस वो टकराता था तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u बाई जी। अभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही है 2u बाई जी, लेकिन फर्क इतना है कि आपको वर्टिकल कंपोनेंट देखना है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फैसला सिर्फ y कंपोनेंट करता है और कोई फैसला नहीं करता इसका। जो हमारा y कंपोनेंट है वही इसका फैसला करता है ना। ओके, तो ये हमें आया है। इसके बाद हम और एक देखते हैं, दैट इज रेंज। उसके बाद हम और एक देखेंगे, दैट इज रेंज। तो ये हमारा फिलहाल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया ये। अब रेंज क्या होता है बच्चों? देखो, रेंज होता है, देखो हमने पार्टिकल को जब यहां फेंका था और ये पार्टिकल कहां टकराया, ये तो ये ओ ए जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इसे कहा जाता है रेंज। तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेंज, है ना? तो रेंज है क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल की गई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसको कहा जाता है रेंज, है ना? ओके, अब हमें पता है रेंज को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी फॉर दी एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है दैट इज जीरो।
अरे एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये मैं कल भी बोल रहा था, एक्स एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो एक्स एक्सिस वाला मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स एक्सिस यू एक्स टी प्लस 1/2 ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो ये जो ए एक्स है ये तो जीरो है, तो x का जो वैल्यू आएगा भाई वो आएगा यू एक्स, ठीक है सर, यू एक्स, और t तो है ही, t को क्या लिखा जाएगा, t इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि हमें ये पूरा OA चाहिए। अगर हमें ये पूरा OA चाहिए तो हमें पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लेना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता कितना है, 2uy/g, 2uy डिवाइडेड बाई g। और ये वाली क्वांटिटी ax तो जीरो है, तो हमारा जो रेंज का फार्मूला आया वो आया 2ux, वो आता है 2ux uy अपॉन g, दैट इज द रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो ये हमारा रेंज आया। तो ये फार्मूला को हमें ऐसे ही याद रखना होगा, रेंज का जो फार्मूला है वो होता है 2ux uy/g, इसको हमें ऐसे ही याद रखना होगा। However, there is another way to find range in terms of angle, in terms of initial velocity वगैरह। देखो अगेन हम लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू ux, देखो ux को क्या लिखा जाता है, u cos ऑफ थीटा, तो इसको लिखा जाता है u cos ऑफ थीटा, और uy को क्या लिखा जाता है, u sin ऑफ थीटा अपॉन g। नाउ सी ये बन जाएगा भाई u इंटू यू बन जाएगा u स्क्वायर, है ना। फिर अंदर बचा ट्वाइस cos थीटा sin थीटा। याद करो मैथमेटिकल टूल्स की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हम पढ़ चुके हैं, 2 cos थीटा sin थीटा किसके बराबर होता है, हमें पता है सर, जो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, सब एंगल मल्टीपल फार्मूला, इसको लिखा जाता है sin ऑफ 2 थीटा, है ना। तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये रेंज फिर फाइनली आएगा किसके बराबर, इंप्लाइज रेंज आएगा u स्क्वायर, तो 2 cos थीटा sin थीटा को क्या लिखा जाएगा, sin ऑफ 2 थीटा अपॉन g। u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इज द फंडामेंटल फार्मूला टू कैलकुलेट द रेंज। आपको ux और uy के टर्म्स में भी याद रखना होगा, जैसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को uy के रेस्पेक्ट में इसको याद रखा है, वैसे ही आपको रेंज को भी याद रखना होगा ऐसे। ये नाउ इधर देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फैसला सिर्फ y कंपोनेंट करता है, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, लेकिन रेंज का फैसला x कंपोनेंट भी करता है और y कंपोनेंट भी करता है। ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है आपको, है ना। तो ये हो गया हमारा रेंज। तो रेंज में हमने यही देखा, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल की गई है। नाउ वी हैव मैक्सिमम हाइट। अगर हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए तो भाई मैक्सिमम हाइट तब मिलती है जब पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाए। देखो अगर सिर्फ y एक्सिस में हम देखें, अगर सिर्फ y एक्सिस को हम देखें तो पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, तो नीचे क्या लगा, नीचे लगा g, तो जब नीचे g लगेगा तो ये u sin थीटा धीरे 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 कम होगा, तो पार्टिकल y एक्सिस में मोमेंटरली रुक जाएगा, मोमेंटरली जस्ट एक इंस्टेंट के लिए। तो वो वाला पॉइंट कौन सा हो सकता है, देखो मैक्सिमम हाइट पे हम तब थे जब हमारा y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, दिस इज एच मैक्स, ये वाला, तो इसे क्या कहेंगे हम, दिस इज एच मैक्स। अगर एच मैक्स पे हम देखें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैन नॉट चेंज, क्यों सर, हमें पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसीलिए चेंज नहीं होती क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये यूएक्स अभी भी उतना ही रहेगा, है ना। लेकिन ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट जो हुआ होगा वो जीरो हुआ होगा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम हाइट व्हाट कैन वी डू, वी कैन इक्वेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। मोशन इन 1D याद करो, आप पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे तो पार्टिकल ऊपर जाता था और जी नीचे लगता था, तो धीरे 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 रिटार्डेशन आती थी। रिटार्डेशन जब आ जाएगी तो एक पॉइंट पे ये पार्टिकल रुक जाता था, उस टाइम पे ये पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो उसी को तो मैक्सिमम हाइट कहते हैं ना। तो प्रोजेक्टाइल के लिए भी क्या नई बात है, मैक्सिमम हाइट इज नथिंग, इट्स मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है दिस इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आएगा, है ना। ओके सर, समझ में आया। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको एच मैक्स से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बच्चे एच मैक्स से। नाउ सी एच मैक्स जो है ना, ये अटेन होता है, इज अटेन्ड, ये तब अटेन होता है, इज अटेन्ड व्हेन वी वाई बिकम्स जीरो, जब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना। अब ये देखो यहां से हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, कोई फ्लूइड है ही नहीं, कोई बाइंड फोर्स है नहीं, तो याद करो जितना टाइम ऑफ एसेंट होता था मोशन इन 1D में उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फैसला तो वाई ही करता है ना। तो जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगेगा, वाई की बात कर रहे हैं हम, जितना टाइम आपको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम आपको नीचे आने में भी लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अरे है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। तो इसीलिए इस टी के बदले क्या लिखा जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो इंप्लाइज बच्चे ये वी वाई क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो यहां से टाइम ऑफ एसेंट भी हमें मिल जाएगा। देखो यू साइन थीटा, ए वाई को क्या लिखा जाएगा? माइनस जी। तो ये आएगा टाइम ऑफ एसेंट। अगर मुझे टाइम ऑफ एसेंट मिला है तो मैं टाइम ऑफ एसेंट को क्या लिख सकता हूं? देखो ये बन जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। वो तो हमें समझ में भी आता है। देखो वो 2u साइन थीटा बाई जी तो हमें आया था कब? देखो 2u साइन थीटा बाई जी वाज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ एसेंट हमारा कितना आया? u साइन थीटा बाई जी। तो इससे हमें समझ में आया जितना टाइम पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से लेकर यहां तक आने में लगेगा। अब मैक्सिमम हाइट करने के लिए क्या करना होगा? देखो मैक्सिमम हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ऐसे सी। अब देखो अगर मैं थर्ड इक्वेशन देखूं वाई डायरेक्शन में तो क्या लिखा जाएगा? वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू वाई। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसको लिखा जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस यू वाई तो है ही, तो यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस जी। और ये y क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा एच मैक्स, है ना। इंप्लाइज एच मैक्स का जो वैल्यू आया, एच मैक्स का जो वैल्यू आया वो आएगा भाई यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। क्या ये कहीं आपने देखा है? हाँ सर बिल्कुल हमने इसको देखा है मोशन इन 1D में। ये वाली इक्वेशन हमने देखी है। ये वाली इक्वेशन हमने तब देखी थी कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय यू स्क्वायर बाई 2g। जब पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऐसे फेंकते थे ऊपर तो मैक्सिमम हाइट आती थी यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। इस केस में भी मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g ही है। फर्क बस इतना है कि यहां हमें लेना होगा y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, है ना। ओके अब इसको अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा वगैरह भी लिखिए तो क्या लिखना होगा? मैं ऐसे लिख सकता हूं सर एच मैक्स इज इक्वल टू व्हाट इज यू वाई इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये है एच मैक्स का फार्मूला। देखो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, हमने रेंज देखा और हमने मैक्सिमम हाइट देखी। तो ये फार्मूला टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए क्योंकि ये हमें बार बार काम के होते हैं, है ना। ओके देखो मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं ताकि आप सारी इक्वेशन उसको देख पाओ। तो ये देखो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा 2u(y) by g इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, हमने रेंज देखा 2u(x)(y) by g इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। इन अ सिमिलर वे हमने एच मैक्स को देखा, हमने देखा यू स्क्वायर वाई बाई 2g। अब अगर हमें इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड यू लिखना होगा, हाउ कैन यू राइट टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u साइन थीटा बाई जी और रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें और एक चीज जो हमने सीखी दैट इज दिस कि जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो एग्जैक्टली होता है यू साइन थीटा। इसमें हमने ये भी देखा सर टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो क्या होता है? यू साइन थीटा बाई जी। तो फिर डिसेंट भी कितना आएगा? यू साइन थीटा बाई जी वही मिला के बनाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। होप दीज इक्वेशंस आर क्लियर, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल होंगे तो आपको ये दिमाग में बिठा लेंगे। एक तो ये कि मास्टर ने कैसे किया, उसके बाद इनको कैसे अप्लाई करना है वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, है ना। ओके तो ये मैक्सिमम हाइट हमने देख लिया है। हाँ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। अब अगर हमें मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच फॉर्मूला चाहिए जो इनको इक्वेट कर सके तो वो फॉर्मूला कैसे आएगा? सुनो अगेन हम एक प्रोजेक्टाइल को बनाते हैं ऐसे, हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसे, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ये थीटा। तो एच मैक्स होगा क्या? एच मैक्स इज दिस, जब आप बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो और इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है जीरो लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ना, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और भाई ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने ट्रेवल की दिस इज रेंज। अब हमें दोनों का फार्मूला पता है, सुनो हमें दोनों का फार्मूला पता है सर। रेंज को लिखा जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसे। सो दिस इज रेंज। एंड मैक्सिमम हाइट को क्या लिखते हैं हम सर? मैक्सिमम हाइट इज रिटन एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम दोनों को डिवाइड करें। अगर हम दोनों को डिवाइड करें, देखो अगर मैं लिखूं h अपॉन आर
मैक्सिमम हाइट को किसका डिवाइड, रेंज का डिवाइड, तो मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जब रेंज का डिवीजन करेंगे तो g किधर आएगा, इधर, और ये आएगा यू स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा इसमें, इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, देखो इसमें कैंसिल होगा पहले ही g एंड g विल गो, यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर विल गो, तो ये बनेगा 2 2 4, है ना। ठीक है, तो देखो क्या बचता है इधर, इधर बचेगा h अपॉन आर इज इक्वल, देखो यहां एक स्क्वायर और यहां साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज tan थीटा। सो दिस इज द फंडामेंटल रेशियो मैक्सिमम हाइट और रेंज का, और डिवाइडेड में क्या है, डिवाइडेड में है 2 2 4, तो 4 इज देयर। सो दिस इज द फंडामेंटल रेशियो। अगर मैक्सिमम हाइट और रेंज का आपको रेशियो चाहिए, वो हमेशा बराबर होता है tan थीटा अपॉन 4। दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये रेशियो जो है ना h/r रेशियो, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, h/r रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ u। ये u पे डिपेंड नहीं करता, है ना। ओके, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए, तो हम ऐसे भी लिखते हैं सर, ये जो h है, ये आएगा r tan थीटा अपॉन 4 दिस। तो ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है ये इक्वेशन। तो हमने किया कुछ नहीं, हमने मैक्सिमम हाइट को किसका डिवाइड किया, रेंज का। तो मैक्सिमम हाइट हमें पता है सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो मैंने लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब किसका डिवाइड हो रहा है, रेंज का, तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो यहां रहेगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक साइन थीटा और यहां स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस होता क्या है, साइन बाई कॉस इज tan। तो यहां मुझे मिला h/r का जो रेशियो होता है दैट इज tan थीटा अपॉन 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h इज इक्वल टू r tan थीटा अपॉन 4। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेशियो आप डायरेक्ट याद करके ही रखो। नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर हम एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट करें, तो किस एंगल पे मैं कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखूं ताकि वो इस ऑरिजिन से बहुत दूर गिरे, सबसे ज्यादा दूर गिरे, है ना। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज के लिए देखो, हमें पता है सर रेंज इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना, ऐसे। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए देखो, हमारे लिए रेंज तब मैक्सिमम होगा, रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, क्योंकि u तो फिक्स हो गया, आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे तो u फिक्स हो गया और g तो पहले से फिक्स है। तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए साइन 2 थीटा जो है वो चाहिए मैक्सिमम। क्या चाहिए, हाँ जी सर वो मैक्सिमम चाहिए। अगर वो मैक्सिमम चाहिए, अगर वो मैक्सिमम, ठीक है सर, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 1, क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और होता कब है, वो होता है 90 डिग्री पे या π/2 रेडियंस पे, तो लिखा जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री। देखो साइन एंड साइन विल गो, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 45 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट सर, चाहे कुछ भी हो, अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, सबसे ज्यादा दूर वो तब गिरेगा जब आप उसको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे, है ना। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। देयर इज वन मोर थिंग जो कि है range is same for two complementary angles. Range is same for two complementary angles. अगर एक ही पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा और कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर दो एंगल मिला के 90 डिग्री बनाते हैं तो हम उनको कहते हैं सर ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो रेंज सेम होता है फॉर टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, for two complementary angles of projection, for two complementary angles of projection. Now see how. देखो हम सेम प्रोजेक्टाइल को ऐसे 2 बार फेंकेंगे, सेम प्रोजेक्टाइल को 2 बार फेंकेंगे, एक ऐसे फेंका और हमने देखा दूसरे केस में हमने कुछ ऐसे फेंका और वो बराबर वही गिरा। अरे ये तो कुछ गड़बड़ सी लगती है इसमें। हमने पार्टिकल को फेंका, पहले कुछ एंगल रखा, लेट्स कॉल इट थीटा, और दूसरे केस में हमने कंप्लीमेंट्री एंगल चूज किया, क्योंकि मैंने बोला देखो इधर मैंने जो लिखा है आपको, मैंने बोला रेंज सेम होता है दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन पर। तो मैंने पहले उसी पार्टिकल को फेंका थीटा पे, अब उसको फेंका 90 माइनस थीटा पे।
ये वाला 90 माइनस। ऐसा नहीं समझना सर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा तो ये वाला होना चाहिए था, ये कुछ अलग बात है। ये ऐसी बात है कि अगर थीटा है 30 डिग्री तो मैंने पहले 30 पे फेंका, उसके बाद मैंने किस पे फेंका 90 माइनस 30 मतलब 60 पे फेंका। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, पार्टिकल जो है वो सेम है, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सेम है, दिस इज यू। उसके बाद भी उसी पार्टिकल को यू से ही फेंका, तो हमने देखा कि इनका रेंज आया सेम, इनका रेंज आया। अब ऐसा कि लेट्स चेक कि रेंज रियलिटी में सेम आता है कि नहीं आता है। तो मैं देखता हूं R1 पहले वाले केस के लिए, जब थीटा था, जब एंगल कितना था थीटा, तब रेंज आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। इन सिमिलर वे अगर आप देखोगे रेंज 90 माइनस थीटा पर, अगर 90 माइनस थीटा पे देखा जाए तो थीटा के बदले क्या आएगा, तो थीटा के बदले आएगा भाई यू स्क्वायर साइन ऑफ 290 माइनस थीटा अपॉन जी। तो देखो रेंज 90 माइनस थीटा पे जो आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस साइन 2 थीटा, तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 थीटा। अरे क्योंकि 2980 वो तो 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा, यू आर लोकेटेड इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 है सामने तो फंक्शन वही रहेगी, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये बन जाएगा 2 थीटा अपॉन जी। नाउ लुक वेरी केयरफुली, जब हमने रेंज देखा था थीटा डिग्री पे तो कितना आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब रेंज 90 माइनस थीटा पे देखा तो रेंज तो सेम आया, तो यहां हमने कंक्लूड किया सर जो रेंज एक पार्टिकल का होता है थीटा पर वही होता है 90 माइनस थीटा पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमने देखा सर कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज क्या है, थीटा हो 45 डिग्री। उसके बाद हमने ये देखा सर रेंज एक ही पार्टिकल का बराबर हो सकता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स कर दिया आपने वो तो सेम है, उसको दो बार फेंका, एक थीटा पे फेंका दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे फेंका, तो रेंज जो आएगा वो सेम आएगा। दैट मींस अगर ये 90 है, अगर ये 90 डिग्री है तो हम पार्टिकल को फेंक रहे, अगर एक को फेंका 30 डिग्री पे तो दूसरे को किस पे फेंकना होगा 60 डिग्री पे। अगर एक को फेंका हमने 42 डिग्री पे तो दूसरे को किस पे फेंकना होगा 48 डिग्री पे, है ना। अगर एक को फेंका 15 डिग्री पे और दूसरे को फेंकना होगा 75 डिग्री पे। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे, मगर इस चीज का ख्याल रहे कि यू सेम हो, ऐसा नहीं हम दो पार्टिकल्स को कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंक रहे हैं लेकिन यू अलग अलग हो, यू सेम होना चाहिए तब जाके ये सत्य है ना। तो ये चीजें दिमाग में बिठा लो, एक तो ये वाला स्टार वाला फार्मूला, और कौन सा आर थीटा इज इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग इट? अब थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं इस वाले ग्राफ पे। अगर ये वाला ग्राफ है, चलो रेंज तो सेम है, ये तो समझ में आया, फिर डिफरेंट क्या है, लेट्स कमेंट ऑन दैट। सी सेम ग्राफ में लेता हूं ऐसे और ऐसे, दिस इज प्रोजेक्टाइल 1, दिस इज प्रोजेक्टाइल 2, ये एंगल है थीटा और ये एंगल मैंने बोला दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये भी फिक्स है यू इज सेम, यू इज सेम, मैंने बोला यू दोनों के लिए जो है वो सेम है, तभी तो रेंज हमें सेम मिली है। अरे रेंज तो इसीलिए सेम मिली है। तो मैं कहता हूं कमेंट ऑन टाइम्स ऑफ फ्लाइट T1 एंड T2, जो इनका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा T1 एंड T2 उस पे बात करते हैं, T1 एंड T2 पे बात करते हैं। एक तो ये सबसे पहले ठीक है, हमें समझ में आता है कि इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसको इनिशियल वेलोसिटी थी भाई u, इसको भी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, लेकिन पहले पार्टिकल के लिए जब देखोगे तो इसका u इधर तो थीटा किधर, थीटा इधर, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u साइन ऑफ थीटा, है ना। अब दूसरे पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो उसका u जो है वो u किस पे है 90 माइनस थीटा पे, अरे भाई 90 माइनस थीटा पे, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा u साइन 90 माइनस थीटा। अब कॉमन सेंस है, ये पहले पार्टिकल का y कंपोनेंट और ये दूसरे पार्टिकल का y कंपोनेंट है ना, तो किस पार्टिकल का y कंपोनेंट ज्यादा है, फिर से सोचो, क्योंकि ये वाला जो है ना दूसरा पार्टिकल, दूसरा 90 माइनस थीटा वाला, उसका तो एंगल ज्यादा है, अगर उसका एंगल ज्यादा है तो वर्टिकल कंपोनेंट तो साइन कंपोनेंट होता है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, है ना। तो हमें समझ में आया सर जो वर्टिकल कंपोनेंट है दूसरे पार्टिकल का वो ज्यादा है किससे, पहले से, और हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फैसला तो कौन करता है, वर्टिकल कंपोनेंट ही, तो हम ये कहेंगे कि जो दूसरा पार्टिकल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है। ये तो हमें समझ में भी आता है क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए एयर में रहा,
इसको भी यही टकराना था, इसको भी यही टकराना था, तो उसको हमने थोड़ा ऊपर से लेके गए। अब देखो मैक्सिमम हाइट तो समझ में आता है हमें यहां, सर इस वाले की मैक्सिमम हाइट कम, इस वाले की मैक्सिमम हाइट ज्यादा। इसका कारण भी ये है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता क्या, उसका फैसला भी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट करता है। तो जिसका वाई कंपोनेंट ज्यादा उसकी मैक्सिमम हाइट भी ज्यादा, तो जिसका वाई कंपोनेंट ज्यादा उसकी मैक्सिमम हाइट ज्यादा, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा। तो ये चीज आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। और अगर θ1 प्लस θ2, अगर एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 दूसरे का θ2, और अगर वो 90 है और u इज सेम, अगर दोनों की रफ्तार भी सेम हो, तो rθ1 इज इक्वल टू rθ2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हमने ड्रॉ की फ्रॉम दिस ग्राफ, ये सारी चीजें हमने ड्रॉ की इस ग्राफ से ऐसे। तो ये तो निचोड़ है, ये तो इस ग्राफ का पूरा निचोड़ है। ui बढ़ेगा तो मैक्सिमम हाइट बढ़ेगी, मैक्सिमम हाइट अगर ज्यादा तो दैट मींस जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी ज्यादा होगा। और θ1 प्लस θ2 अगर 90 हुआ दो प्रोजेक्टाइल के लिए, अगर टोटल समेशन ऑफ द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 90 आया और उनका u सेम था, तो वो सेम जगह टकराएंगे, मतलब उनका रेंज जो है वो सेम होगा। आर यू गेटिंग इट? ओके सर, ठीक है, बढ़िया, आगे चलता है। नाउ दिस, हाँ, तो ये चीज जो है, ये चीज मुझे आपको बतानी है। तो पहले इसको पढ़ो, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट्स h1 एंड h2 एंड रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल एट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो इंग्लिश थोड़ी सी खतरनाक है इसमें, ये मास्टर ने खुद लिखी है। देखो हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका है ना, तो हमने इसको फेंका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, सेम बात। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंका ऐसे, तो दूसरा पार्टिकल मान लेते कुछ ऐसे गया ऐसे, तो सेम जगह ये टकराए, तो इनका रेंज जो है वो सेम हुआ। अरे सीधी सी बात है। तो इनका रेंज क्या है? आर है रेंज। ओके, तो देखो अब पहले का एंगल अगर थीटा, तो दूसरे का क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अरे क्योंकि मैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा हूं, जो u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल्स दैट इज सेम। तो दोनों प्रोजेक्टाइल का जो u है वो हमने सेम कर दिया, और इनको फेंका किस पे? थीटा और 90 माइनस थीटा पे। देखो रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट्स। अब हमें क्या चाहिए? रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट्स। तो देखो इस वाले की मैक्सिमम हाइट है ये, दिस इज h1, और दूसरे पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अनदर वन, दिस इज h2। तो हमें क्या चाहिए? एक तो रेंज, ये रेंज h1 और h2 कैसे रिलेटेड है वो हमें देखना है। अब देखो मैंने एक स्टार करके एक फार्मूला लिखाया था आपको, h इज इक्वल टू r tan थीटा अपॉन 4, ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, है ना। तो मैं पहले लिखता हूं फॉर पार्टिकल फर्स्ट, फॉर पार्टिकल फर्स्ट, पहले प्रोजेक्टाइल के लिए हम देखते हैं। तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है? h1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा r tan ऑफ थीटा अपॉन 4, क्योंकि रेंज तो रेंज है दोनों के लिए, क्योंकि वो सेम ही है। अगर फॉर पार्टिकल 2 लिखा जाए, फॉर पार्टिकल 2, दूसरे पार्टिकल की बात करते हैं, दूसरे पार्टिकल की जब बात करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? h2 इज इक्वल टू, r तो सेम है लेकिन tan क्या आएगा? tan 90 माइनस थीटा, कॉमन सेंस, अपॉन 4। लेकिन tan 90 माइनस थीटा होता कितना है? ये होता है cot ऑफ थीटा, तो लिखा जाएगा r cot ऑफ थीटा ऐसे। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हमें पता है यहां tan यहां cot, इनको मल्टीपल करोगे तो ये दोनों उड़ जाएंगे, है ना। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। तो ऐसा लिखा जाएगा h1, मैं दोनों को मल्टीपल अगर कर दूं तो क्या बचेगा इधर बच्चे? r tan थीटा अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई इसका r cot थीटा अपॉन 4, है ना। तो देखो cot को लिखा जा सकता है 1/tan, तो tan किसके साथ कैंसिल होगा? tan और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसे। नाउ लुक वेरी केयरफुली, ऐसे लिखना चाहिए सर, 4 4 16, तो ये आएगा 4 स्क्वायर h1 h2 इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा? r स्क्वायर। तो इंप्लाइज रेंज का जो फार्मूला हमें आया, रेंज इज गिवन बाय, ये तो रूट आएगा 4 अंडर रूट h1 h2। देखो ये कुछ फार्मूला है ना, ये फार्मूला h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4 और r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। आप अगर रात के 2 बजे भी जाग जाते हो ना, तो आपके मुंह से यही निकलना चाहिए, r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। उसके 2 मिनट बाद आप सोचनी चाहिए कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, है ना। तो इतने इंपॉर्टेंट ये फार्मूला हो जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए। तो इसको भी मैं बक्से में भरता हूं ये,
और ये वाले को तो हमने ऑलरेडी बॉक्स में भरा ही था, फिर से एक बार भरते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। हाँ, तो अगर आपको मैं यहां पे बताऊं, अगर मैं रेंज दूं H1 दे दूं तो आप H2 निकाल सकते हो विदाउट गोइंग इनटू थीटा। तो ये वाला फार्मूला जो है ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आप कोई सा भी कंप्लीमेंट्री एंगल ले लो, कोई से भी दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स ले लो, ये फार्मूला जो है इट ऑलवेज होल्ड्स गुड, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बोला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग, दिस इज y कैसे चेंज होता है x के साथ साथ, और मैंने ये भी बोला था इट्स नक्शे कदम, ये होते हैं नक्शे कदम, जहां जहां पार्टिकल के कदम पड़ेंगे y एक्सप्लेन में जहां जहां पार्टिकल के कदम पड़ते हैं, अगर उनको मीट कराया जाए तो जो ग्राफ हमें मिलेगा उसे कहते हैं उसकी ट्रेजेक्ट्री, और फिर y कैसे चेंज होगा x के साथ, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। अब अगर आपको याद होगा ये प्रोजेक्टाइल तो है बेसिकली एक पैराबोलिक मोशन, और हमें ये पता है प्रीवियस लेक्चर्स में पैराबोलिक मोशन जो है इस प्रकार का ग्राफ जो होता है उसकी इक्वेशन कुछ ये होती है, y इज इक्वल ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना। तो जब y 0 होता है तो x के दो सोल्यूशन आ जाते हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से करेंगे। देखो, मान लेते हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट यहां पे, हम t इज इक्वल टू 0 पे यहां थे, और किसी भी टाइम t पर अगर आप यहां हो, तो किसी भी टाइम t पर यहां हो आप, तो मान लेते हैं यहां x कोऑर्डिनेट हो गया x और y कोऑर्डिनेट हो गया y, तो ये x और y ऐसे घूमेगा, ऐसे इन पे कंडीशन लगेगी सो दैट कि ये सारे पॉइंट्स इसी ही ग्राफ पर पड़े, है ना। तो इसे कहते हैं दिस इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो किसी फंक्शन को ओबे करते हैं। तो इस x और y पे कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये ऐसा कुछ ग्राफ हमें बना के दे दे। जब फुटबॉलर बॉल को किक करता है ऐसा ही तो ग्राफ हमें मिलता है। देखो, अब मैं क्या करता हूं, देखो ये हमारा होता है ux, दिस इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा, और ये हमारा होता है uy, दिस इज u sin ऑफ थीटा, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो है ये फिर से हमारा u एंड दिस इज थीटा। नाउ लुक वेरी केयरफुली, अगर हमें x को लिखना होगा, x वाला मोशन तो यूनिफॉर्म है, उसको लिखा जाएगा u x t या सीधा u cos थीटा इंटू टी। अब अगर y को लिखना होगा, y को क्या लिखें, ut मतलब u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी, क्योंकि ये uy है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ -1/2 gt स्क्वायर। अब याद करो मास्टर ने बोला था जब भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए आप टाइम को एलिमिनेट करोगे, यू विल हैव टू एलिमिनेट द टाइम, तब y रिलेटेड टू x आपको मिलेगा, दैट इज द इक्वेशन। तो क्या करें, यहां पे t की जो वैल्यू है भाई वो है x अपॉन u cos थीटा, तो t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा तो आया, तो यहां तो पुट कर सकते हैं, क्या लिखे यहां u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम है क्या, टाइम तो हमें मिला है x अपॉन u cos थीटा, ऐसे, तो u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई जो टाइम है दैट इज x अपॉन u cos थीटा माइनस g ओवर 2, तो t को स्क्वायर करके क्या बनेगा, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखो ये इक्वेशन फाइनली क्या बन जाएगी, ऐसे cos साइन तो ये बन जाएगा tan, u और u कैंसिल तो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका नेचर देखो, यहां x को क्या है स्क्वायर और y को क्या रेज़ टू पावर, y को रेज़ टू पावर 1, तो हमें समझ में आता है इसी इक्वेशन को देखकर कि ये एक पैराबोला है। अब ये पैराबोला है, ठीक है, तो इसका जो मुंह है वो कहां की तरफ है, डाउनवर्ड। एट द सेम टाइम हमें समझ में आया कि यहां एक्स स्क्वायर के साथ और एक एक्स टर्म है, तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो इसलिए इसका वर्टेक्स कुछ उधर है ना। तो आप वो निकाल भी सकते हो कि ये कहां कहां टच करता है, इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये वाली इक्वेशन जो है दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये जैसे मास्टर को याद है ऐसे आपको याद होनी चाहिए, जैसे ये इक्वेशन मास्टर को याद है ना ऐसे आपको ये याद होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन तो ठीक है काम की होती है, ये वाली इक्वेशन हमें समझ में आता है सर ये काम की होती है, लेकिन कभी कभार हमें और फॉर्म ऑफ
इक्वेशन जरूरत पड़ती है प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए, थोड़ा इसको आसान करने के लिए। वो क्या है, लेट मी टेल यू। इसी इक्वेशन के साथ थोड़ा हम खेलेंगे। देखो y इज इक्वल टू, अगर बच्चे यहां मैं x tan थीटा को बाहर लेके आऊं तो क्या बनेगा, x tan थीटा, तो मैंने इसको बाहर लिया है तो अंदर बचेगा क्या, यहां बचेगा 1 माइनस यहां बचेगा gx, एक ही x बचेगा, क्यों, क्योंकि एक x तो बाहर आया है, तो gx बचा अपॉन यहां क्या आएगा 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो था ही। लेकिन एट द सेम टाइम हमने tan थीटा बाहर निकाला है, इसके साथ tan थीटा तो था ही नहीं, तो tan थीटा कहां आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो tan थीटा कहां आएगा, डिनोमिनेटर में। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस ये बन जाएगा gx अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये tan थीटा खुद किसके बराबर होता है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ सी क्या क्या कैंसिल होगा, इधर कैंसिल होगा, ये स्क्वायर और ये तो कैंसिल होगा, तो फाइनली बचेगा क्या, फाइनली इधर बचेगा, देखो मैं लिख देता हूं फाइनली बचेगा क्या, ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा तो बाहर है, एक्स tan थीटा 1 माइनस भाई ये g जो है ना, इसको नीचे नीचे अगर डिवाइड रख दे वो एक ही बात है, तो ये बन जाएगा 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। इस g को, ये जो x में x के साथ मल्टीप्लाइड g है, इसको मैं कहां लेके जा रहा हूं, बिल्कुल नीचे लेके जा रहा हूं, तो इधर आएगा ये g, है ना, तो ऐसे g आएगा। अब याद करो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g कौन सा फार्मूला होता है, अरे भाई यही तो रेंज का फार्मूला होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस x तो है ही, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा r। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। मैं मानता हूं बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी ये है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हमारे लिए बहुत काम की इक्वेशन हो जाती है। क्योंकि अगर इस इक्वेशन में मैं आपको बताऊं, जस्ट थीटा के बारे में बताऊं और डायरेक्ट रेंज दे दूं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी को सिंप्लीफाई करना। तो ये इसको भी हम अंडरलाइन करते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी इक्वेशन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी आपको दिमाग में बिठानी है ना, ओके। एक तो ये वाली, एक तो ये वाली। मैं कहता हूं मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स हम सवाल को इसी से सॉल्व करेंगे, लेकिन कभी कभार अगर आपको रेंज दिया भी जाए देन यू कैन सॉल्व इट दिस वे, है ना, ओके। अब हम आगे चलते हैं और एक सवाल को देखते हैं। हाँ गुड, तो ये देखो आपके सामने एक ग्राफ बना है, ऐसे दो ग्राफ बने हैं आपके प्रोजेक्टाइल के। कमेंट ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको बात करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट पर, आपको बताना है कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का कैसा रिलेशन है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज। तो इस ग्राफ को एनालाइज कैसे करें हम, देखो एक बात हमें समझ में आती है कि इनकी जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज सेम। अरे मैक्सिमम हाइट देखो वो तो सेम है, दोनों की मैक्सिमम हाइट, ये h1 और ये h2, दिस इज सेम। हाँ सर, तो अगर इनकी मैक्सिमम हाइट सेम है तो h1 इज इक्वल टू h2, लेकिन हमें पता है जो h की वैल्यू होती है वो होती है u स्क्वायर y अपॉन 2g। अरे अगर h दोनों का सेम तो इंप्लाइज इनका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, सेम, तो uy1 इज इक्वल टू uy2। तो ये तो आ गया पहला। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इज अगेन गिवन बाय 2uy बाई g। अब देखो इनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो तो सेम है, दैट मीन्स इनका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी क्या है, दैट इज अगेन सेम। अगर वो सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज अगेन सेम, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर। अब अगर देखा जाए दूसरे का, मतलब ये था पार्टिकल नंबर फर्स्ट
और यह है पार्टिकल नंबर 2। अब दूसरा पार्टिकल जो है, दूसरा पार्टिकल हमें पता है वो ज्यादा दूर गिरा है, तो उसकी जो रेंज है वो ज्यादा है। अगर रेंज ज्यादा है तो रेंज में होता क्या है, रेंज में होता है 2ux uy अपॉन जी। अब देखो uy तो दोनों का सेम है, अगर uy दोनों का सेम है और दूसरे का रेंज ज्यादा, अगर दूसरे का रेंज ज्यादा इंप्लाइज क्या लिखा जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं सर 2ux uy ऐसे 2ux2 uy2 अपॉन जी इज ग्रेटर देन कौन सा, जब r1 का रेंज लिखेंगे तो 2ux1 uy1 अपॉन जी। अब देखो हमें पता है सर इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटीज की वो तो बराबर है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अगर बराबर है तो ये भी तो सेम ही है, तो दैट मींस जो दूसरे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ज्यादा है किससे, तो दूसरे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वो ज्यादा है ना। अब अगर मुझे कोई पूछे किसकी नेट वेलोसिटी, किसकी नेट स्पीड ज्यादा होगी, तो जो ज्यादा दूर गिरा है, कॉमन सेंस है, उसकी नेट स्पीड ज्यादा है, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं, अगर मैं नेट स्पीड को लिखूं तो वो लिखा जाएगा ऐसे, अगर मैं इनिशियल स्पीड लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, u को लिखा जाएगा ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। अब हमें पता है y कंपोनेंट तो दोनों का सेम है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट सेम है, सिंस मैक्सिमम हाइट सेम है तो इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है, और ये पार्टिकल दूर गिरा है तो इस पार्टिकल का रेंज जो है वो ज्यादा है, r2 इतना है, देखो ये है r2 और ये है r1, दिस इज r1। तो ऐसे u हमें निकल आया है, y कंपोनेंट सेम है तो कॉमन सेंस से समझ में आता है u2 जो है वो ज्यादा है u1 से, u1 जो है वो किससे ज्यादा है, u2 जो है वो u1 से ज्यादा है। एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चला उधर से ux जो है वो ux1 से ज्यादा है। तो आज का जो टॉपिक है ये यहीं पे खत्म हो जाता है, हम कल फिर से मिलेंगे, लेकिन कल पूरी सीरीज आएगी बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स। आज हमने सारा कुछ डिस्कस किया, कौन कौन सी इक्वेशन, कौन कौन सा फार्मूला हमें काम का आएगा, वो हमने सारा कुछ देख लिया आज। तो कल पूरे के पूरे होंगे न्यूमेरिकल्स। तो अभी के लिए लेक्चर को करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच।